एक जीवन की उत्पत्ति और जीवन में जो बेसिक फंक्शन हमें लगते हैं, मतलब उसका जो मूल काम है कि कैसे पनपता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बाबूराव आ जाते हैं और आजा तुझे संडास दिखाता हूं। किसी और का खाना लेके वो पूरा डाइजेस्ट करके उसे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक प्राणी। इतना आपको समझना है। तो बच्चों को डायग्राम्स में दिक्कत होती है, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, इसमें हो गया, और शॉर्ट जो क्वेश्चन है ना, उसकी पीडीएफ और स्क्रीनशॉट मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, लाइफ प्रोसेसेस। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही थी, बहुत बच्चों को डायग्राम्स में दिक्कत होती है, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, इसमें हो गया, और शॉर्ट जो क्वेश्चन है ना, उसकी पीडीएफ और स्क्रीनशॉट मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 20 से 25 मिनट में हम रैप अप करेंगे लाइफ प्रोसेस को। साथ में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मेरे खुद के 99 आउट ऑफ 100 आए थे साइंस में, और लाइफ प्रोसेसेस में मेरे फुल मार्क्स थे। तो कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि भाई इस चैप्टर में ऐसा हो गया। डायग्राम से याद करने का सटल तरीका, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो करता है, वो इसका भी एक सटल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम यही टॉपिक कवर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का। सबसे पहला, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ की शुरुआत, मतलब जो जीवन है वो कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वो बढ़ता है, जीवन का संचालन ही लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। एक हिंदी में सटल तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। जो बेसिक फंक्शन लगते हैं एक जीवन को पनपने के लिए अर्थ में, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हिंदी वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक जीवन की उत्पत्ति और जीवन में जो बेसिक फंक्शन हमें लगते हैं, मतलब उसका जो मूल काम है कि कैसे पनपता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 4 बेसिक चीजें इंक्लूडेड रहती है। सबसे पहला न्यूट्रिशन, जो आप खाना खा रहे हो उसका न्यूट्रिशन वगैरह आपके बॉडी में आना चाहिए। दूसरा रेस्पिरेशन, जो सांस ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, उसका रेस्पिरेशन। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह फ्लो होता है। और लास्टली एक्सक्रीशन, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो लाइफ पनपने के लिए, लाइफ का जो संचालन होने के लिए ये 4 प्रोसेस आपको लगेंगे। सबसे पहला क्या है आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में एक्सक्रीशन, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे कि जो जीवन की पहली शैली है, मतलब उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। मतलब जो हम खाना लेते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे आपने वो सुना होगा कि इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इसमें तो B12 की इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी नहीं है इसके पास। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ वाइटल ऑर्गन, जैसे पेट में गया, वहां जाके खाना पचा, पैनक्रियाज वगैरह, उसी पार्ट को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जहां से हम न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर सके खाना से, बेसिकली सिंपल सटल वर्ड में। उसके बाद यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, दैट इज ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बीच में डिफरेंस। और एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आपको रिपीटेड मिलेगा, व्हाट आर पैरासाइट, पैरासाइट का डेफिनेशन बताओ। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक जान लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो आपने पौधा वगैरह सुना होगा, और इसको याद करने का सिंपल एक तरीका है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, ऐसा टाइप का याद रखना कि भाई मैं खुद ही सक्षम हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इसका एग्जांपल है एल्गी हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गया, जो सनलाइट वगैरह लेते हैं, फिर सॉइल का यूज होता है, पानी का यूज होता है ना, उस प्रोडक्ट से लेके वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं है खाना बनाने के लिए, जो नेचर में अवेलेबल है उससे वो खाना बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल ये है, ग्रीन प्लांट और एल्गी। एल्गी क्या होता है? एल्गी भी एक टाइप का प्लांट होता है जो पानी में सरफेस में मिलेगा, वो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह कैरी कर सकता है। फोटोसिंथेसिस क्या होगा मैं थोड़ा आगे बताता हूँ। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक पे। हम और आप दोनों हेट्रोट्रॉफिक है, हम दोनों भाई भाई, ठीक है, हम दोनों भाई भाई है। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब फॉर फूड। अगर मैं किसी और पे डिपेंड हूँ, जैसे मैं टमाटर पे डिपेंड हूँ खाने के लिए, है ना, मैं धनिया पे डिपेंड हूँ, मैं इमली पे डिपेंडेंट हूँ, तो ये सारे मेरे प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे प्लांट के प्रोडक्ट है। तो मैं किसी और पे डिपेंड हूँ अपने न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने के लिए, इसे हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज पैरासाइट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इस स्लाइड की नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, मतलब वो किसी और पे डिपेंड करते हैं विदाउट किलिंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब मैं आपसे खाना ले रहा हूँ लेकिन मैं आपको मार नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम लिविंग बीन और उनको मारते नहीं है, और
वो होस्ट के अंदर रहता है। आप एक टर्म सुनोगे होस्ट जब भी पैरासाइट्स की बात होती है। पैरासाइट मतलब जैसे मेरे बॉडी में अगर कोई टेप फॉर्म हो गया या कोई कीड़ा हो गया बॉडी के अंदर है, वो यहाँ से मेरे खून से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैं एक होस्ट हूँ। और जो और जो प्राणी है जो खून वगैरह चूसा, जो वर्म है या मतलब कीड़ा वगैरह हो गया, तो वो पैरासाइट है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। एक हिंदी के टर्म से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कोई एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाता है हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो इन्वॉल्व करता है कि जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं ना, उसको हम पहले डाइजेस्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और इनसाइड देयर बॉडीज। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अपना ही दे दिया कि मैंने टमाटर खाया, तो टमाटर पहले डाइजेस्ट हुआ, फिर अब्जॉर्ब हुआ, उसका न्यूट्रिशन मेरे को मिला। एग्जांपल के लिए इसमें एनिमल्स है, कार्निवोर्स हो गया, जो भी शेर, मतलब सब जो आप देखते हो ना, मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन रहते हैं। ओमनीवोर्स वगैरह, मैं और आप ओमनीवोर हम बोलते हैं। कोई कोई नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, कोई कोई वेज भी होता है, किसी में कोई हेट नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। और लास्ट में कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पे आते हैं कि किसी और का खाना लेके वो पूरा डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक प्राणी। इतना आपको समझना है। उसके बाद आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके प्लांट में डिपेंड करते हैं, है ना, जो मरे हुए पे खाता है, जो आपने देखा होगा चील, हॉक, कौवा वगैरह, तो ये सारे सैप्रोफाइट होते हैं। जैसे अगर आप प्लांट्स में जाओगे तो मशरूम वगैरह, वो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं। और ये ना एक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। अगर ये नहीं होंगे ना, तो आपके घर में, आपके आसपास ना बहुत सारे डेड बॉडीज वगैरह, जो मरे हुए बॉडीज है, जैसे चूहा हो गया या कोई भी जानवर हो गया जो मर गया, तो ये उन पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मशरूम है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड है, ये सारे एग्जाम्पल है आपके सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पीडीएफ से आपको क्या क्या याद रखना है। पैरासाइटिक क्या है, होस्ट क्या होता है, और पैरासाइट्स क्या होता है। दूसरा, आपको ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक में डिफरेंस पता रहना चाहिए कि तो ऑटोट्रोफिक क्या होता है, भाई मैं सख्त अंडा हूं, मैं अपने आप ही खाना बना सकता हूं। और हेटरोट्रोफिक क्या है, जो यार दूसरे पे डिपेंड करता है। बाबू सोना, मैंने खाना खा लिया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो क्या है, हेटरोट्रोफिक है। ऐसे मस्ती वे में याद करवा रहा हूँ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये एग्जाम में आपसे इसका डायग्राम पूछा जाता है और जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में कैप्चर करते हैं, जो सूरज की लाइट होती है, जो प्लांट्स है, जो मैं तो नहीं करता फोटोसिंथेसिस, कौन करता है, प्लांट्स करता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो सूरज की एनर्जी है उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनका फूड वगैरह बन सके। और इसके बाद ये वाला इक्वेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। तो प्लांट को आप इमेजिन करो, आपने बचपन से ये सुना होगा कि भाई प्लांट ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे होगा, और ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट पे होगा, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ 6O2, यहाँ 6 मतलब यहाँ कोई भी आपका जो मतलब उसका पहले वाला न्यूमेरिकल है ना, वो 6 से नीचे नहीं होगा, 3 4 5 ऐसा नहीं होगा, 6 पे ही रहेगा। और 12H2, आपने ये सुना होगा कि भाई पेड़ों को पानी दिया जाता है, तो पानी हम ज्यादा देते हैं, तो पानी पेड़ बहुत ज्यादा लेता है, तो 12H2 मतलब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 वो कंज्यूम करता है ताकि एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी बन सके। ठीक है, C6H12O6, C6H12O6, कमेंट कर दो C6H12O6, है ना, और 6H2O। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट है पानी, जिसको हम डबल क्वांटिटी में दे रहे हैं, और वो क्या है, H2O। बाकी सब जो इसमें एलिमेंट है ना, वो 6 है, और जो एनर्जी का एक मॉलिक्यूल क्या है, C6H12O6। ऐसा बहुत सिंपल तरीके से याद रखना कि यार बचपन में सुना था कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसके साथ हम पानी डालते हैं पेड़ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया। उसके साथ हमें पेड़ से क्या मिलता है, फल मिलता है, तो एनर्जी का एक मॉलिक्यूल हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करता है पेड़। और आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में सुना होगा, वो ओस की बूंदे होती है ना, तो वो भी रिलीज करता है सुबह सुबह। तो ये 6 पानी का मॉलिक्यूल वो रिलीज करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई ये जो चीज है ना, ये मेरे बोर्ड में एग्जैक्ट आया था कि मैकेनिज्म लिखो, 3 मार्क्स के लिए आया था, 2020 के बोर्ड में आया था, मैं आपको पेपर भी बता रहा हूँ। और ये चीज आपको याद करके जानी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड आता है। मैकेनिज्म बताओ, बच्चे मैकेनिज्म लिख नहीं पाते, वो सिंपल सा डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। ऐसे ही लिखना है आपको, स्टेप वाइज लिखना है, मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा था उसको। सबसे पहला अब्जॉर्प्शन होता है लाइट बाय क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और उसके बाद इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। और पानी के जो मॉलिक्यूल्स है इसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये कितनी बारीक डिटेल है। एक नॉर्मल बच्चा ना बस ये लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड आया, वहां से क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस हुआ, एनर्जी होगा। नहीं, आपको स्टेप वाइज लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ, लाइट एनर्जी हम अब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फिर लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, और जो पानी था उसको किस में कन्वर्ट किया, उसको ब्रेक डाउन किया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर फूड। मतलब प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, तो उसके लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जरूरी है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, यही है आपका खाना जो आपको मिलता है, आलू वगैरह,
चावल वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही प्रोडक्ट है। तो ऐसे करके आपको मैकेनिज्म याद रखना है। 3 मार्क्स का आता है तो जरूर से इसको मिस मत कर देना। और लास्टली एक यहाँ दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, जो मतलब जो कैक्टस वगैरह हो गया, जो मतलब राजस्थान में मिलता है, पानी 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 मुझे पानी चाहिए, वो वाला नहीं। तो उनमें ना थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है रात में और प्रिपेयर फूड करता है इंटरमीडिएट, मतलब वो इंटरमीडिएट का यूज करता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, और उसी एनर्जी से वो क्लोरोफिल जो उन्होंने डे में ऑब्जॉर्व किया, मतलब उसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग रहता है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे आ गया डेजर्ट प्लांट का मैकेनिज्म, तो आप ये बोलना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ना रात को कंज्यूम करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वो अपना खाना जो है, जो क्लोरोफिल से उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, वो यूज करते हैं। तो यही था इसमें। एक जो डायग्राम है ना, जो एग्जाम में आपको आता है, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा सेल्स। ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखना, और इसमें ना लेबलिंग के आधे नंबर रहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये बनाना है, ठीक है, ये पोकेबॉल जैसा समझ सकते हो कि भाई ऐसे गोल टाइप का, इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। बीच में जो है इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा का पोर, और लास्टली जो ये ग्रीन पिगमेंट्स है इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और जब क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा सेल है, और ये किस में होता है, जनरली मतलब रेस्पिरेशन में होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है या ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा सेल होता है। क्लोजिंग में क्या है, बंद कर देना है बस। आपको पोकेमॉन वो नहीं होता, पहले पोकेबॉल खुला फिर पोकेबॉल बंद हो गया जब किसी पोकेमॉन को पकड़ लिया, है ना, तो वैसे ही आप याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। लास्टली यहाँ कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो आपको लेबलिंग में याद रखना है। ये जो पोल लाइक स्ट्रक्चर है इसको मेंशन करना। गैसियस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने बोला ना, ये होता क्यों है, तो ये होता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। फिर गार्ड सेल की ओपनिंग आपको दिखाना, और ये स्वेल क्यों करता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये फूल क्यों जाता है, ये फूलता है क्योंकि पानी का जब अब्जॉर्प्शन होता है ना, तो गार्ड सेल बड़ा हो जाता है, और वहां से ऑक्सीजन और मतलब जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, ठीक है। और जब स्टोमाटा का पोर ओपन होता है ना, उसे हम बोलते हैं एंडोमोसिस, और जब वो क्लोज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोमोसिस। को याद करने का तरीका क्या है, एंडो मतलब अंदर आना, एंडो मतलब अंदर आना, और एक्सो मतलब बाहर जाना। तो जब मतलब गैस को अंदर जाना होता है तो वो क्या करता है, एंडोमोसिस, मतलब वो ओपन हो जाएगा तभी तो अंदर आएगा, और जब बाहर भेजना होता है तो भाई दरवाजा बंद कर दिया तभी उन्हें बाहर भागेगा। तो ऐसे करके याद करना, एंडो का मतलब ही होता है कि अंदर आना, एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, मतलब इंग्लिश के टर्म में भी यही मतलब उसका डिक्शनरी का मतलब है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और मैं आपको ना इतना मजेदार तरीके से पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो जो मैं बोला ना मेरे बोर्ड्स में आते हैं, तो वो आपके लिटरली बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में पढ़ते हैं। तो एमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हग करना पसंद करता है ना अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं, मतलब खाने को अपनी गर्लफ्रेंड मान के हग करना पसंद करता है। तो एमीबा में क्या होता है, जब भी फूड मॉलिक्यूल्स आता है ना, तो ये जो इसका जो माउथ टाइप का है, तो ये उसको एनगल्फ कर लेता है, मतलब उसको हग कर लेता है। जैसे मैंने बोला, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे आप हग करते हो ना, तो वैसे ही एमीबा भी अपने तरह ही अपना टाइप का लौंडा है। तो ये जो सूडोफोडिया, पहले तो इसने सेंस करा, दूसरा तो इसका सूडोफोडिया, इसने फूड को हग कर लिया, सराउंड कर लिया, ठीक है। और लास्टली ये फूड वैक्यूल में जाता है, यहाँ फूड प्लस वेस्ट का वो डाइजेशन होता है, लास्ट में भाई पीछे से निकाल देता है वो, ठीक है। और यहाँ जो एंजाइम होता है ना साइटोप्लाज्म में, वो फूड वैक्यूल में मतलब जो सिक्रीशन वगैरह होता है ताकि न्यूट्रिशन मिल सके उसको। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ सकता है एग्जाम में कि भाई डायग्राम बना के दिखाओ कि एमीबा में कैसे वो फूड का इंटेक कर रहा है या कैसे वो न्यूट्रिशन करता है। ये जनरली मेरे हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्टली जो फूड इसका है, डाइजेस्ट होता है, खाना होता है, अब्जॉर्ब होता है, और लास्ट में भाई इसने सारा पचा के निकाल दिया, सब पेट में गया, पेट से निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब भाई सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, अब हम अपने सेल की बात करते हैं कि हम कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। और बहुत बच्चों को इसी में दिक्कत आती है, इसको मैं सिंपल एकदम प्यार से स्टोरी टाइप में आपको बताऊंगा। और मेरा पढ़ाने का टाइप थोड़ा यूनिक है, लेकिन आपको दिमाग में छप जाएगा इस वीडियो लेक्चर के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। इंजेक्शन क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हो उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अपना दांत है ना, आपने खाना चबा चबा के खाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है कि जो दांत है वो खाना को ब्रेक डाउन करता है, छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है, मतलब वो स्वॉलो करता है, उसमें सलाइवा वगैरह मिक्स हो जाता है, वहाँ जो खाना का पीएच है वो कम हो जाता है ताकि वो डाइजेशन में हेल्प कर सके। फिर उसके बाद हम आ जाता है कि खाने के मूवमेंट होता है यहाँ से गले से। यहाँ अगर आप हाथ दोगे ना, वीडियो में आप हाथ देकर देखो, एक सर्कल सा रिंग आपको फील होगा, सर्कल सा रिंग फील होगा। और इसी वजह से स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट खाना खा पाते हैं। आपने कभी मतलब ये सोचा कि भाई ग्रेविटी जहाँ नहीं है वहाँ हम खाना खा सकते हैं कि नहीं, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ सर्कल रिंग है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। उसके बाद जो खाना का मूवमेंट है दैट हैपन थ्रू पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ये अपना पॉइंट नंबर 3 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ से लिवर से बाइल जूस निकलता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और ये जो फैट है और जो भी सब्सटेंस है उसको वो डिजोल्व करता है। जो बाइल जूस है
वो स्पेसिफिकली फैट का ब्रेक डाउन करता है। मतलब ये जो सिक्रीट हो रहा है ना, ये सारे जो एंजाइम वगैरह, वो ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में गलाना, तोड़ना, तो ये वो काम करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये जो जे-सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, तो जे-सेप्ट कुछ नहीं है, आप देख सकते हो जे-सेप्ट, ये पेट को ही हम जे-सेप्ट बोल रहे हैं। तो ये जो पेट में जाता है तो वहाँ क्या होता है, एचसीएल वगैरह रहता है, उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करता है, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह आता है, पेप्सिन वगैरह आता है, एचसीएल वगैरह रहता है। और ये जो म्यूकस रहता है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि स्टमक को हार्म क्यों नहीं होता है, स्टमक में इतना पावरफुल एसिड है, एचसीएल है भाई, एचसीएल में आदमी जल जाता है, गल जाता है, तो स्टमक प्रोटेक्टेड कैसे रहता है, तो ये म्यूकस लाइनिंग के लिए रहता है। इसका एक वर्ड का आंसर रहेगा। इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैं साथ में आपके मार्क करवाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस आ गया, ट्रिप्सिन वगैरह हो गया, लाइपेज हो गया। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना कि उसके बाद कहाँ गया, पैनक्रियाज में गया, आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगा। पहले पेट में गया, पेट के बाद कहाँ गया, पैनक्रियाज में गया, ठीक है। पैनक्रियाज में जाके उसका फैट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर और भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का वो डाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यार, जो अनअब्जॉर्ब्ड है ना, कुछ कुछ खाना जो अब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं। उसके बाद देख रहे हो पैनक्रियाज से यहाँ जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, और इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां जहाँ विली मतलब क्या होता है, विली मतलब वो वाला जो बाइक वाला विली नहीं होता, वो वाला विली नहीं, जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम विली बोलते हैं, जहाँ खाना और भी अब्जॉर्ब होता है, मतलब खाने का डाइजेशन और न्यूट्रिशन जो बच जाता है वो और भी अब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, अगर इसको आप स्ट्रेच करोगे ना, ये बिल्डिंग जितना बड़ा है। तो ये एक छोटा सा फैक्टर जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इजेशन हो जाता है। इजेशन मतलब जो आप सुबह में करते हैं, हम संडास में जाता है, चल जाके संडास में जाके आता हूँ, ये बाबूराव वाला मीम लगा देना यहाँ, ठीक है, आजा तुझे संडास दिखाता हूँ, तो ये आपने मीम देखा होगा बाबूराव में, तो यही प्रोसेस रहता है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रख लो। पहले दांत में जाता है, सलाइवा लगता है, सलाइवा के बाद ये वाला फील करना कि हाँ यहाँ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। उसके बाद कहाँ जाता है, जे-सेप्ड ऑर्गन, जो हमारा पेट है, पेट में एचसीएल वगैरह रहता है, जो भी सारे जूस है, बाइल जूस में गया, लिवर में गया, फैट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर आपको अमाइलेज वगैरह मिला, वहाँ से फैट प्रोटीन जो भी था उसका ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बाबूराव आ जाते हैं, और आजा तुझे संडास दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस रहता है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया। बच्चों को बस साइंस में एक ही चीज याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। इसमें 2 मार्क्स थे 9th में, है ना। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इसको एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी जो है सेल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी का एक फॉर्म का नाम है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ द सेल, है ना, जो सबसे ज्यादा पावर कैरी करता है, जो खाना वाना पचा सकता है, ठीक है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पे आपको 2 मार्क्स आ सकता है कि इनमें डिफरेंस बताओ, इनका डेफिनेशन या इन पे डिफरेंसेस बहुत पूछा जाता है। तो ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रीदिंग में, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि खाने का ब्रेकडाउन करता है रेस्पिरेशन। और ये कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, मतलब जो नाक वगैरह उसी से इन्वॉल्व होता है, नाक और लंग से इन्वॉल्व रहता है। ये होता है सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब इसमें खाना स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसमें सेल इन्वॉल्व होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रीदिंग में ना कोई एनर्जी यूज नहीं होती, मतलब वो एक फिजिकल प्रोसेस, उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, उल्टा एनर्जी लगती है। जबकि रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और लास्टली ये मतलब सेल के बाहर होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर बोल रहे हैं, और रेस्पिरेशन सेल में टेक प्लेस करता है, तो हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। एक चीज बस ये इसमें लास्ट में यही लिखा है कि हम सांस अंदर बाहर लेने को ही आलोम विलोम जो है बाबा रामदेव करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। और जो खाना हमारा यहाँ सेल में रहता है ना, जिसे हम मुक्का उक्का मार सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। सबसे पहला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। लोकेशन इसका कहाँ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है ना, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा, इसमें बस साइटोप्लाज्म में ही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं, एना मतलब ना, ना ना नहीं ऑक्सीजन, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तब भी मैं रेस्पिरेशन करूंगा, मतलब आप ऐसा याद रखना। एनारोबिक मतलब ना, ना जिसमें ना है मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। एरोबिक मतलब उसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है। इसका क्या क्या स्टेजेस रहता है, ग्लाइसोलाइसिस रहता है, कर्व साइकिल रहता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसमें नहीं होता। सिंपल सी बात, एग्जाम में मेरे को सबसे अच्छा डिफरेंस यही लगता था कि अगर कोई चीज हो रही है उसका ऑपोजिट ही लिखना, बस एक ही पॉइंट याद रखना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज वगैरह का उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और एनारोबिक में नहीं होता, ठीक है, बस इतना याद रखना। इसमें टोटल एटीपी प्रोड्यूस जो होता है वो हाई रहता है, और उसमें क्या होगा, उसमें ऑपोजिट रहेगा, उसमें लो रहेगा, ठीक है।
2 एटीपी, ये सब आपको एटीपी का नंबर याद नहीं रखना, ज़्यादा नहीं आता। और लास्ट में इसके प्रोडक्ट जो है CO2 और H2O, आप ऐसे याद रखना कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या रिलीज करते हैं, CO2 और H2O, और इसमें ईस्ट वगैरह का फॉर्मेशन होता है, जो ब्रेड मोल्ड वगैरह आप देखते हो, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है ना जब आप जिम वगैरह करते हो तो आपके मसल वगैरह बहुत दुखते हैं, तो ये क्यों होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है। और वो क्यों होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब आपके मसल्स को ऑक्सीजन कम मिले जब आप भाग रहे थे, क्योंकि आप ही ने पूरा ऑक्सीजन खा लिया, इसलिए होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, इसलिए आपका मसल स्ट्रेन होता है। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पिछले साल। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ पे बस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को ही ब्रेक डाउन करके दिखाया। तो सबसे पहला जो आपने C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो साइटोप्लाज्म में जाता है, वो पायरूवेट बन जाता है, वो C3 बन जाता है, C6 से C3 बन गया, तो वो हाफ हो गया, मतलब यहाँ जाके थोड़ा अब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ। उसके बाद यहाँ से 3 टाइप के रेस्पिरेशन निकलते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक। तो सबसे पहले एरोबिक पढ़ लेते हैं। ये कहाँ होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ना, वहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहेगा और वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रहेगा। तो ये यहाँ पे होता है। इसमें क्या निकलता है, जो बाबा रामदेव की तरह एनर्जी निकलता है। हाँ, तो बाबा रामदेव की तरह पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 टाइप के होते हैं, एक तो यार इसमें दिया गया ईस्ट वगैरह में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, और दूसरा जो हमारे मसल सेल में होता है। मतलब एक इसने एग्जांपल उसका लिया ईस्ट वगैरह का, मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और एक हम जैसे बड़े बड़े गधे का, बड़े बड़े प्राणी का। ठीक है, मैं अपने आप को एक गधा बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, मैं ये मानता हूँ। आज मैं IIT दिल्ली में हूँ, आप मेरे से भी अच्छा कर सकते हो, ये मेरे को अपने छोटे भाई पे भरोसा है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं, तो उसमें क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, मैंने बोला कि यार आप भागते हो ना, जब जिम विम जाते हो तो बहुत दुखता है यार, बहुत दुखता है। तो वो क्या होता है, क्योंकि आपने ही ऑक्सीजन ले ली, तो मसल के पास गया नहीं, तो मसल ब्रेक डाउन करता है, टीयर डाउन करता है, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम में ये आता है कि आपको जब स्ट्रेन होता है तो वो क्यों होता है, वो तो आपको लिखना है सबसे पहला, दैट इज ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता मसल्स को, तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यार हमें स्टेन वगैरह होता है, इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ। आप गर्म पानी में नहा लो या हॉट वाटर बात लोगे तो रिलैक्स हो जाता है मसल। ये बात मेरे और आपके बीच में जानी नहीं चाहिए, मैं भी कभी जिम बिल्डर था। ठीक है, अब आ जाता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन कहाँ से आएगी, नाक से। ठीक है, नेजल कैविटी में वो फिल्टर होता है, वार्म और मॉइस्चर होता है, और सरफेस में जो भी होता है वो गंदगी वगैरह आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नाक में हाथ डाल के वो सारे गंदगी निकाल रहा हूँ, तो वो होता है ड्यू टू द हेयर इन द नेजल कैविटी। उसके बाद ये फेरिंग्स पे जाता है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स आप यहाँ देख रहे हो, ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये गले के यहाँ फेरिंग्स होता है, तो फेरिंग्स में जाता है, वहाँ जाके ये डाइजेस्टिव और मतलब रेस्पिरेशन के लिए जाता है। लैरिंग्स में जाता है, जहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने के लिए भी हमें सांस लेना जरूरी है, और मैं अभी एमिनम की तरह इतना बोले जा रहा हूँ, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स में आपका वॉइस जो होता है ना, हर एक का वॉइस लैरिंग्स पे डिपेंड करता है, तो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड के लिए यहाँ पास करता है एयर। फिर ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया मतलब एक ऐसा पास जहाँ से ये फिर एवियली वगैरह में जाएगा, ब्रोंकस पे जाएगा। ठीक है, ब्रोंकस, ये जो आपको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना ब्रोंकस, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। ये 2 रहता है, और उसके बाद इसका जो छोटा पार्ट है उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद एवियुलस। एवियुलस सबसे छोटा पार्टिकल है जहाँ एक्चुअली में रेस्पिरेशन होती है, जहाँ एक्चुअली में रेस्पिरेशन कंडक्ट किया जाता है, जो ऑक्सीजन है उसको सेपरेट किया जाता है। फिर वापस ये रिवर्स प्रोसेस में जाता है, जो एवियुलस से फिर हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियल से फिर ब्रोंकस पे जाएगा, ट्रैकिया पे जाएगा, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, फिर नाक से ही बाहर निकल जाएगा। और एवियल से ये ब्लड पे जाता है, क्योंकि वो कैपिलरीज से सराउंडेड रहता है। सबसे ज्यादा आपकी कैपिलरीज को एवियल्स में मिलेगा। ठीक है, जहां मतलब ब्लड में आपको एक चीज पता होगी ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एवियल से होता है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, जिससे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म होता है। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जहां आपके बॉडी ने पूरा ऑक्सीजन यूज कर दिया, वापस वो हार्ट पे आता है। इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बताऊंगा, बस 2 मिनट जुड़े रहना मेरे साथ। ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, जब मतलब खाने का इधर उधर जाएगा ना बॉडी में, इधर उधर डांस करके खाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट तक जाता है, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जो खाना इधर उधर डांस कर रहा है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इजी वे में आपको समझाने के लिए, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ब्लड को हम लेते हैं। ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी। और ब्लड क्या है, ब्लड तो सबको पता है कि क्या है, तो ये वही बोल रहा है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जिसमें प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल भी है और प्लेटलेट्स है। और ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है, जिससे वो रेड कलर का पिगमेंट शो करता है। तो ब्लड का 3 टाइप का डिवीजन जो इसने बोला, पहला तो हो गया प्लाज्मा,
फिर हो गया ब्लड सेल्स जिसमें हेमोग्लोबिन वगैरह रहता है, और लास्टली प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में काम आता है। तो पहले हम देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मेरे को समझ में नहीं आता, ये प्लाज्मा तो यार ये इंटरस्टेलर की बात है, ये तो स्पेस की बातें हो रही है प्लाज्मा वगैरह। तो प्लाज्मा वगैरह कुछ नहीं होता, एक मीडियम है जहाँ न्यूट्रिशन वगैरह कैरी होता है, एक मतलब पानी टाइप का समझ लो, जो ब्लड में हल्का सा पानी टाइप का रहता है ना, तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें क्या क्या कैरी किया जाता है? वेट्स, प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स और जो भी सब्सटेंस है ना, और ये पेल येलोइश इन कलर रहता है, मतलब ये पेल येलोइश मतलब थोड़ा सा व्हाइट टाइप का रहता है, व्हाइट और येलो मिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट क्या होता है? सेल्स है, मतलब सेल्स है, जब आपका खून वगैरह लग गया ना, मतलब खून वगैरह निकलता है, तो वो जो पार्ट को बंद करने के लिए ना प्लेटलेट्स की जरूरत है। अगर प्लेटलेट सेल आपके नहीं है तो खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा जब तक आप ड्रेन आउट ना हो जाए। प्लेटलेट एक सेल का नाम है। उसके बाद आता है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में क्या होता है? आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज क्या होता है? जिसमें हेमोग्लोबिन रहता है, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज क्या होता है? इम्यूनिटी। जब आपको बुखार आ जाता है ना, तो डब्ल्यूबीसीज ही आपको बचाता है। जो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, मेरे को 10th में डाउट था कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर बुखार में क्यों बढ़ता है, तो ये जब फाइट करता है ना, तो ये फाइट करता है, बहुत खून खराब होता है अंदर में, है ना, और वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह हाई टेम्परेचर में जिंदा ना रह सके, इसलिए आपका जो बॉडी है ना, बॉडी हीट बढ़ जाता है। यही इसका रीजन है। ऐसा नहीं कि यार अंदर में कुछ खराब हो गया, मैं सूरज की तरह जल रहा हूँ, क्योंकि यार आपका बॉडी खुद हीट कर रहा है। मतलब आप समझो कि आप खुद से गर्म हो सकते हो। हाँ, आपके पास इतना फीचर है, भगवान ने क्या सोच के आपको बनाया है कि खुद से गर्म हो सकते हो। जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होता है ना, जो बॉइलिंग वाटर में हम करते हैं कि भाई पानी गर्म कर दिया, बैक्टीरिया मर गए, तो हमारा बॉडी अपने आप हीट कर देता है ताकि हमारा बैक्टीरिया और कोई भी छोटा मोटा जो बॉडी की तबीयत खराब कर रहा है ना, उसको मार सके। कितना प्यारा बॉडी का सिस्टम है। फिर हम आ जाते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स पे एक, तो ब्लड वेसल में तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के वेसल्स होते हैं। सबसे पहला तो आर्टरीज, दूसरा वेन्स और तीसरा कैपिलरीज। ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आर्टरीज क्या होता है ना, सबसे मोटा वाला जो पार्ट होता है ना, तो जो सबसे मोटा वाला वेसल होता है ना, वेसल मैं आपको कैसे समझाऊं? पाइप समझ लो, पाइप को हम वेसल बोलते हैं। पाइप जैसा टाइप का होता है ना, जो फ्लेक्सिबल पाइप है, उसी को हम वेसल बोलते हैं। तो सबसे मोटा वाला जो होता है ना, वही होता है आर्टरीज। उसके बाद जो उससे पतला होता है दैट इज वेन्स, और उससे भी पतला होता है कैपिलरीज वगैरह। और ये आपका बॉडी का चारों तरफ फैला हुआ है, मतलब हर एक में कैपिलरीज है, कहीं वेन्स है, कहीं आर्टरी है। जो इंजेक्शन मारा जाता है ना, वो वेन्स के अंदर होता है ताकि आपका इंपैक्ट हो सके, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो ये अवे फ्रॉम हार्ट होता है। ये ऑक्सीजन जो होता है ना, वो पंप किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। और सबसे बिगेस्ट आर्टरी कौन है? ओटा, ओटा, ठीक है, ओटा, AORTA, ठीक है। फिर उसके बाद वेन्स क्या है? टुवर्ड्स द हार्ट। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रहता है, तो ये बॉडी के पास आता है कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, वापस मेरे को ऑक्सीजन फिल करके दो। समझ लो आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया, तो पापा ने वॉल्व ओपन कर दिया। जब आपको घर में एंट्री नहीं करना कि भाई तू बाहर इतने देर तक कैसे खेल रहा है, तो वॉल्व बंद कर दिया। एक सिंपल तरीका था याद करने का, ठीक है। तो इसमें वॉल्व होते नहीं है क्योंकि यार ये बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट रहता है क्योंकि एक डायरेक्शन में जाना रहता है, और इसमें एब्सेंट रहते हैं कैपिलरीज वगैरह में। वॉल्स क्या होता है? वॉल्स मतलब यार वो जो ट्यूब टाइप का है ना, पाइप टाइप का, उसमें कितने थिकनेस है, तो इसका थिक और इलास्टिक रहता है, ये थिन रहता है, और ये एक्सट्रीमली थिन रहता है। सबसे पतला रहता है कैपिलरीज वगैरह। कैपिलरीज फटने का डर रहता है बहुत लोगों में। और इसका फंक्शन क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। इसका क्या रहता है? रिटर्न। इसका क्या फंक्शन रहता है? ब्लड को वापस हार्ट में भेजना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसमें क्या हो रहता है? ये लिंक करता है, बस ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करता है सेल्स के साथ। रोल इसका क्या होता है? ये भाई पूरे हार्ट से बॉडी में पंप करता है ब्लड, मतलब एकदम पाँव के एकदम नीचे टो तक भी ये फॉलो करता है। अभी मैं गिरने वाला था आपको समझाने के चक्कर में, बहुत ही पैशनेट तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, वरना वो पापा को लात मारने वाला एग्जाम्पल मेरे को सच में लग जाएगा। और उसके बाद वेन जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। और ये तो भाई बीच वाला पार्टी है, ये भाई CO2 भी करता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी कलेक्ट करता है। मतलब इसका काम है कि भाई जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो यही कैपिलरीज का काम रहता है। और उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट अब्सॉर्ब रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल, और मतलब प्लांट का क्या काम रहता है? वो मिनरल वगैरह लेता है, पानी वगैरह रूट से लेता है और वेरियस पार्ट में भेजता है। हमारे पास तो यार हार्ट है, हमारा दिल धड़कता है, प्लांट का दिल नहीं धड़कता, तो कैसे भेजते हैं? समझ रहे हो? तो ये पूछता है भारत, ठीक है, ये पूछता है भारत कि प्लांट कैसे भेजता है न्यूट्रिशन वगैरह। तो इसके लिए दो सिस्टम है इसके बाद, एक तो है वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, एक जो पार्ट है जो पानी ही भेजता है, और दूसरा है कि यार फ्लोएम, जहाँ से मतलब जो खाना वाना होता है ना भाई, प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए खाना लगेगा, अपन को चाहिए फुल इज्जत। तो वो दूसरा सिस्टम क्या करता है कि भाई अपन को चाहिए फुल इज्जत, खाना वाना भी भेजना होता है यार जीवन में, ऐसे पड़े रहने से काम नहीं चलता मित्र। तो यही करता है फ्लोएम, मतलब वो यूनिट, मतलब वो दोनों डायरेक्शन फ्लो करता है, खाना और पानी दोनों भी, है ना।
तो सबसे पहले हम जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस आता है 3 मार्क्स का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे को पता ही नहीं कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, और याद कैसे करना है जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो हम समझते हैं, इसको याद करवाता हूँ मैं आपको। तो जाइलम क्या करता है, पानी को यार रूट से बाकी पार्ट तक लेके जाता है, मतलब जमीन से वो ऊपर तक जाता है। सड़क से उठा दूंगा, सड़क से स्टार बना दूंगा, तो वो जाइलम करता है, जैसे आपके एक्स करती थी। जाइलम को याद करने का एकदम अच्छा तरीका है एक्स। एक्स क्या करती थी, वो वादे करती थी कि मैं आपको जमीन से उठा के स्टार बना दूंगी, तो ये क्या करता है, पानी को ऊपर भेजता है। दूसरा, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये मेनली डेड एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, और जो भी पानी वगैरह है उसका फ्लो करता है। और ये 4 टाइप्स का सेल का बना रहता है, ये जनरली आता नहीं है। ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो इसको आप छोड़ ही देना, ये आता नहीं, मतलब एग्जाम में आज तक मैंने, मतलब मैं खुद भी 99 लेके आया था साइंस में, ये कभी पूछा नहीं जाता कि कौन सा टाइप का सेल है। बस इतना लिख देना कि 4 टाइप के सेल होता है जनरली। अब आ जाता है फ्लोएम पे। फ्लोएम है भाई फुल मस्ती, कि भाई दोनों साइड का लेन देन रहता है। ये तो भाई बस एक ही साइड भेजता है, ये एक्स की तरह काम करता है कि एक ही साइड भेजा, चला तो बहुत ऊपर तक जाएगा यूनिडायरेक्शनल, वरना तो नहीं चला। तो ये क्या करता है, ये फूड सारे पार्ट्स में भेजता है प्लांट के, जो फ्लोएम रहता है। ये बाई डायरेक्शनल रहता है, मतलब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये मेनली लिविंग एलिमेंट से कंसिस्ट करता है, और इसमें भी 4 टाइप के सेल रहते हैं। ये जनरली पूछा नहीं जाता, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा नहीं याद करो, क्योंकि यार कंफ्यूज हो जाता है बच्चे में। इसमें 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट्स आप लिख देना। पहले तो ये क्या करता है, एक्स क्या करती है, पानी को बस फ्लो करती है। दूसरा, यूनिडायरेक्शनल जाता है। और तीसरा, जो जाइलम है वो डेड है, मतलब वो मरा हुआ है, मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया एक्स की तरह, तो वो मरा हुआ रिलेशनशिप है। और दूसरी तरफ फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जो खाने का मटेरियल है वो ऊपर नीचे करता रहता है, वो बाई डायरेक्शनल जाता है। तीसरा, ये भाई मस्त मौला आदमी है, लिविंग रहता है। और लास्ट वाला इसलिए मैं याद करने नहीं बोला, क्योंकि दोनों में 4 है, तो आप डिफरेंस में लिखोगे तो आपको चारों का नाम याद रहना चाहिए। इसमें बस एक चीज आती है कभी कभी कि सीव ट्यूब किसका पार्ट है, तो सीव ट्यूब फ्लोएम का पार्ट है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मैं आपको लिख के देता हूँ एज अ भाई, आपको प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से नहीं आएगा 4th पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस क्या होता है, तो ह्यूमंस का जैसे मैंने आपको समझाया, ये तो हार्ट ऐसे पकड़ रहा है जिसको हार्ट अटैक आ गया, तो इसमें एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ लोकेटेड है चेस्ट की कैविटी में, और ये मुट्ठी जितना बड़ा रहता है, मतलब ये वाला जो हैंड का फिस्ट है ना, उतना बड़ा रहता है, मुट्ठी जितना बड़ा रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्लड पंपिंग करता है, और ये पंप करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो एम्बुलेंस वगैरह पड़ा था ना, जब रेस्पिरेशन करते तो ऑक्सीजन को सेपरेट करता है, तो वहीं से ये लिंक्ड रहता है लंग्स के बाद। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, इसका डायग्राम बहुत बच्चों को याद नहीं होता, 3 मार्क्स का कभी कभी डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम बनाना। और इसका ट्रिक ये है लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, मैं इसको बहुत ही सटल तरीके से याद करवा रहा हूँ। लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टियम, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टर की मदद से पूरे ब्लड में जाता है। इसको याद करने का क्या, लॉर्ड। लॉर्ड मतलब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये कुछ भी आप याद कर सको। लॉर्ड, बहुत बच्चों को लॉर्ड बोलते हैं, पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, ऐसा करके लॉर्ड आप याद करना। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, राइट में क्या, डीऑक्सीजनेटेड, इससे आपको याद रहेगा। इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है। आप ये डायग्राम को मैं आपको याद करवाता हूँ, जो मैंने आपको लिखा ना लॉर्ड। तो पहले क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। फिर ये लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, दूसरा पॉइंट। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बॉडी की तरफ जाता है, बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद ये वापस राइट आर्ट्रियम में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद वापस लंग्स में जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है। इसका याद करने का तरीका क्या, लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और राइट में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। आप ऐसे करके याद रखना। और बाकी अब आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन यही है, जो हार्ट में जो चेम्बर्स होता है ना, उसमें 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, यही मतलब है इसका डबल सर्कुलेशन का मतलब। पहले हम समझ लेते हैं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है। ये एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहला आर्ट्रियम, जो मैंने आपको बोला ना, पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है। तो ये ऊपर वाले चेंबर्स में रहता है, और वेंट्रिकल लोअर चेंबर्स में रहता है। ये 2 टाइप्स का होता है, और ये भी 2 टाइप्स का रहता है, तो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, और बस यही नाम का ही है, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रियम, ऐसा टाइप का, ठीक है, यही है इसमें। ये थिन वॉल से कंसिस्ट किया जाता है, ये थिक वॉल से है, ठीक है। आर्ट्रियम जो है पतली थिन वॉल से होती है, ऊपर वाला आप देख रहे होगे चेंबर, ये बहुत ही पतला है, और नीचे बहुत मोटा सा है, ऐसा देख रहे होगे। या आप डायग्राम देखोगे ना हार्ट का, मैं लगा देता हूँ। ऊपर वाला जो चेंबर है ना, उसमें थिन वॉल है, और इसमें थिक वॉल है। ये ब्लड सप्लाई करता है वेंट्रिकल्स में, और ये वेंट्रिकल क्या करता है, ये थ्रू आउट द बॉडी पुश करता है, नीचे से पूरे बॉडी की तरफ जाता है। और ये लास्ट वाला पॉइंट आता नहीं है जनरली, बट इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसे नोड से बनता है, और पेसमेकर सेल से, मतलब ये जनरली पूछा नहीं जाता। और ये क्या,
पुरकंजाइन फाइबर से बनता है, ये फाइबर से बनता है, ये सेल से बनता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें बस कुछ दिया हुआ नहीं है। चेम्बर्स ऑफ हार्ट में बस इस पॉइंट में ये मेंशन किया हुआ है, ये जनरली एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हार्ट में चेम्बर्स होते क्यों है, तो ये होता है इसलिए टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग, है ना। तो ब्लड मिक्स ना हो इसलिए उसमें अलग से चेम्बर्स है कि भाई ब्लड यहाँ से पहले फ्लो करेगा, यहाँ से जाएगा पहले, ताकि वो मिक्स ना हो सके और बॉडी का पूरा सिस्टम खराब ना हो। ऐसा ना हो कि भाई ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आपस में ही मुकाबला कर रहे हो और इंसान मर गया, है ना, ऐसा ना हो, इसलिए चेम्बर्स का यूज किया जाता है। लास्टली यार, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम कैसे करते हैं, हम मतलब संडास कैसे जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में आता है। एब्डोमेन और बैकबोन के मतलब बैकबोन के आगे रहता है ये। फंक्शन क्या रहता है, फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, ये इसका फंक्शन है। और जो भी अब्जॉर्प्शन वगैरह रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है नेफ्रॉन्स में होता है, ये इसका रहता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर, जो आपका यूरिन निकलता है, तो उसमें इसका रोल है एक्सक्रीशन, मतलब आप संडास कैसे जाते हो। उसके बाद लोकेशन वगैरह दिया हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन वगैरह, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोकेशन क्या है, पेल्विक मतलब जो कमर के नीचे वाला एरिया होता है। फंक्शन क्या होता है इसका कि भाई बॉडी से बाहर निकालना है, जो मलमूत्र है उसको बाहर निकालना है। और लास्ट में लोकेशन क्या रहता है, ब्लैडर का। ब्लैडर मतलब ये होता है, ये ब्लैडर आपको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जो जो यहाँ आपको कप में हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, तो इसी पार्ट को हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और लास्ट वाले पार्ट को यूरेथ्रा बोलते हैं, जहाँ से यूरिन का मतलब एक्सक्रीट करता है बॉडी से। इसमें सबसे पहला क्या, एब्डोमेन है। एब्डोमेन में किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स वगैरह होता है। जो एक फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कैरी आउट किया जाता है। फिर वहां से जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जो कप शेप का स्ट्रक्चर है, वहां से फिर बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। यही आपको इतना ही याद करना है इस वाले पेज में। अब आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्शन, ये मैं आपको समझाता हूँ इस डायग्राम की हेल्प से। तो ये जो आपको कप शेप का टाइप दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज वगैरह रहते हैं, और यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे कलेक्ट होता है। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरस रहता है, और ग्लोमेरस के पास ये जो ट्यूबुलर सेक्शन देख रहे हो ना, जो ट्यूब टाइप का इतना बड़ा सा है, उससे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्शन। तो यहाँ क्या होता है, पहले वेस्ट प्रोडक्ट आता है, फिर वो बाउमन्स कैप्सूल में एंटर करता है ग्लोमेरस में। ग्लोमेरस में वो सेपरेट होता है। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जहां ब्लड एंटर करता है किडनी में, और नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब अमोनिया, यूरिया वगैरह सब कलेक्ट होता है। उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो एक्स्ट्रा पानी ब्लड में रहता है ना, उसको अपना ब्लड भाई बहुत कंजूस है, पानी को बाहर नहीं जाने देता, तो वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद ट्यूबुलर सेक्शन में जाके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सब एक जगह कलेक्ट होता है। उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और आपको लास्ट में पता है यूरेथ्रा से निकल जाता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इन 5 मार्कर क्वेश्चन। एक बार ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या होता है, कप टाइप का स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये क्या होता है, ये बाउमन्स कैप्सूल होता है। ये क्या है, ग्लोमेरस है, ठीक है। ग्लोमेरस के बाद ऐसे ऐसे ट्यूब बना देना बहुत सारे, ठीक है, कनेक्ट करके। और यहाँ क्या होता है, यहाँ आप लिख देना ट्यूबुलर पार्ट। यहाँ क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है, वाटर का। तो यहाँ RW होता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। फिर उसके बाद यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट होता है, यहाँ से डक्ट लिख देना। डक्ट से कहाँ पे जाता है, डक्ट से जाता है यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से जाता है, ब्लैडर से जाता है होता है यूरेथ्रा रहता है, और वहां से क्या निकलता है, बाहर, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया। एक बार वापस रिवाइंड करके देख लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो प्लांट कैसे निकालता है, प्लांट का सबसे सिंपल तरीका रहता है। तो इसका सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ना, वो प्लांट का वेस्ट है, मतलब प्लांट का वो मलमूत्र है। प्लांट जब संडास में जाता है तो उसका ऑक्सीजन निकलता है, ऐसा टाइप का। मतलब समझ लो कितनी बड़ी बात है इनके लिए। इनके लिए तू ऑक्सीजन चाहता है भाई, मैं तो ये प्लांट है, अपन प्लांट है, अपन को चाहिए फुल इज्जत। उसके बाद आता है डीलिंग विद गैस, है ना, जो स्टोमाटा से एक्सचेंज होता है। उसके बाद ट्रांसपिरेशन वगैरह। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो पानी का जो लिक्विड होता है ना, जो प्लांट से लॉस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद आता है डेड टिश्यूज वगैरह, जो पत्ते झड़ते हैं, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। फिर वैक्यूल्स होते हैं प्लांट में, जो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है। फिर स्टोरेज, जो पेड़ पौधे में जो फल वल होते हैं ना, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही होता है। रेजिन्स, गम्स वगैरह, जब आप पेड़ को काटते हो ना, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट निकलता है, तो वो भी उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और लास्टली एक्सक्रीशन इनटू सॉइल, जो प्लांट है ना, वो जमीन पे ही हक देता है, मतलब ऐसा टाइप का। यही था इस चैप्टर में, बहुत ही मैंने डिटेल वे में आपको समझाया। बाकी यार आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कंसाइज नोट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे डायग्राम बहुत पूछा जाता है, जिसे क्वेश्चन बहुत आता है, और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिस्ट कर दिए जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी यार यही था इस वीडियो में। आपका बड़ा भाई आपसे मिलता है किसी और वीडियो में। बाय।